हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। आज जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ साथ जो कल के कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग रह गए हैं फंडामेंटल राइट्स के, वह भी हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। सो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसमें से आपको यह बताना है कि कौन सा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में नहीं आता। बात करें अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की, दैट इज टाडा, टेररिज्म एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, तो ये आपका आएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा, ये भी आपका आएगा। ये आपका आया था 2002 में, और ये जो आया था टाडा, ये 1997 में आया था। फिर उसके बाद आपका आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट, तो ये भी आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में आएगा, जो कि आपका यह आया था 1974 में। बात करें अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की, तो यह आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में नहीं आएगा। इसमें क्या है, आपका जो ट्रेड एंड बिजनेस जो करते हो उसके कैसे रेगुलेट किया जाता है, तो ये उसके बारे में बताता है। और इसने रिप्लेस किया था फेरा से पहले क्या था आपका फेमा, तो इसने फेमा को रिप्लेस किया था फेरा ने। तो फेमा इज़ फॉर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो ये आपका कौन से ईयर में आया था, 1999 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी, जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में नहीं आता। Question number 2 is which of the following is given the power to implement the fundamental rights by the constitution। So आपके पास 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कौन सा आर्टिकल था, 32, एंड हाई कोर्ट का बात करें तो आर्टिकल 226। जो आपका सुप्रीम कोर्ट था इसमें क्या थे, ओनली फंडामेंटल राइट्स, और इसमें सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के कर सकते हैं आप, रिट डाल सकते हैं अगर आपका उनका वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का। लेकिन हाई कोर्ट की बात करें तो ये फंडामेंटल राइट्स प्लस लीगल राइट्स दोनों के लिए हम रिट डाल सकते हैं। जो आपका हाई कोर्ट है इसकी रिट पावर ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट से। क्वेश्चन नंबर 3 इज इवेल्युएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। आपके पास ये 2 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। आपने बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए इज द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्वालिटी इज चीफली इन्फ्लुएंस्ड बाय इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये हम पढ़ चुके हैं, कौन से आर्टिकल में था, ये आपका 14th में था। इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करें तो ये हमने कहाँ से लिया था, आपका ब्रिटेन से, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आपका लिया है हमने यूएसए से। क्वेश्चन नंबर 2 बी इज इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है कि कानून के आगे सब इक्वल हैं, तो यह भी आपका ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स अ वायलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हमने कल डिस्कस किए थे, जिसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। तो इसमें क्या था कि अनटचेबिलिटी आपको कौन से आर्टिकल में था, पहले तो आप ये आया आपका आर्टिकल नंबर 17 में, और ये किस में था आपका, राइट टू इक्वालिटी, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 14 to 18 में आते हैं। बात करें अगर हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, तो ये आपका था आर्टिकल 25 to 28 में। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आपके आर्टिकल 29 to 30 में। राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम आर्टिकल 21 में। Question number 5 is consider the following statements. The fundamental rights under the Indian Constitution are fundamental because, तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो आपने बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन से हैं। फर्स्ट की बात करें तो दे आर प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका बिल्कुल ठीक है। दे कैन सस्पेंडेड ओनली इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपका ठीक है कि इन्हें कब सस्पेंड किया जाता है, किस तरह से, जिस तरह से आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है इसको बताया गया है। थर्ड वन इज दे आर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट, तो ये भी आपका ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज दे कैन नॉट बी अमेंडेड, तो ये आपका गलत है। फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, दे कैन नॉट बी अमेंडेड, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 इज करेक्ट आंसर।
तो ये आपको कौन से ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट टू एजुकेशन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। तो ये कब आया था आपका, आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज April 1, 2010 में। 7 इज ऑल द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट। तो इसमें से किसको इसमें नहीं आता आपका फंडामेंटल राइट्स में, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज राइट टू एडुकेट मीन्स टू लाइवलीहुड। ये आपका फंडामेंटल राइट में नहीं आता। राइट टू इक्वलिटी की बात करें तो आर्टिकल 14 to 18, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28। जो ये आपका राइट टू एडुकेट मीन्स टू लाइवलीहुड है, ये आपका क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो ये आपका आता है डीपीएसपी में। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच प्रोविजन रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स इज डायरेक्टली टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसमें कि किसके बारे में बात की गई है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन के बारे में, उसे हमें रोकना है, उसका प्रोहिबिशन करना है। तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आर्टिकल नंबर 24। 17 हमने किसकी बात की थी, अनटचेबिलिटी की। 19 में किसके बारे में बात की थी हमने, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और 23 का भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज बाय विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी गिवन प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट्स वेयर एवर दे कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट। जब भी क्या है आपके पास भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकार पर वरीयता दी गई है। तो ये आपने बताना है कि ये कौन सी अमेंडमेंट में दी गई थी कि अगर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी इन केस कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं तो किसको हम देंगे प्रायोरिटी, आपके फंडामेंटल राइट्स को। तो ये आपका कौन सी अमेंडमेंट थी, तो ये आपकी थी अमेंडमेंट 42। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। Question number 10 is which one of the following articles of directive principles of state policy deals with the promotion of international peace and security। तो आपने क्या बताना है कि राज्य की नीति निदेशक तत्वों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 51। तो इसमें क्या लिखा है आर्टिकल में, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। और आपने क्या करना है इसमें साथ ही साथ क्या है, फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस। क्वेश्चन नंबर 11 इज आर्टिकल 48 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डील्स विद। तो जो आपका आर्टिकल 48A है, इसमें जैसे कि आपको बताया है पर्यावरण का संरक्षण और सुधार और वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा। तो ये आपकी किस में लिखी गई है, तो जैसे कि अगर आपको नहीं भी पता, जैसे यहाँ पे मेंशन किया है आर्टिकल 48A, अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो ये आपके आते हैं पार्ट 4 में और आर्टिकल 36 to 51 में। तो जो ये 48A है तो ये किस में है आपका, डीपीएसपी में। तो इसका आंसर रहेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये आर्टिकल है आपका। आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, इन्हें आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपको ये आर्टिकल हैं वह याद रहेंगे। Question number 12 is under the directive principles of state policy up to what age of children they are expected to be provided free education and compulsory education। तो कौन सी एज तक हमने पढ़ा था इसके बारे में कि उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 14 ईयर्स तक। तो यहाँ तक इन्हें क्या दी जाएगी, बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। और ये आपका कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 45 में। Question number 13 is which of the following is not included in the directive principles of state policy। तो इनमें से आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और आपने बताना है कि कौन सा डीपीएसपी में नहीं आता। अगर हम बात करें सारे ऑप्शंस की, तो अगर हम पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन देखें तो यहाँ से पता चलता है ये तो आपका फंडामेंटल राइट में आता है। कौन से आर्टिकल में, 19(1)(a),
19 का 1 और सबसेक्शन ए। तो इसमें ये आपका आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये जो है ये आपका डीपीएसपी नहीं है। तो इसका मतलब कि प्रोहिबिशन ऑफ लिकर ये आपका उसमें है, डीपीएसपी में है। राइट टू वर्क भी डीपीएसपी में है। इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क भी आपका किस में आता है, डीपीएसपी में। और ये आपके कौन से आर्टिकल में था, ये आपका 39 में है। वेल अगर हम राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये आपका कौन से ईयर में आया था, 2005 में। क्वेश्चन नंबर 14 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो कौन सा ये केस है जिसमें कि क्या बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि किसकी इंपॉर्टेंस है, फंडामेंटल राइट्स की डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ज़्यादा इंपॉर्टेंस के बारे में बात की गई है। तो ये आपके 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मिनर्वा मिल केस। ये आपका कौन से ईयर में आया था, 1980 में। इनके ईयर्स याद रखना। केशवानंद भारती केस की बात करें तो ये आपका आया था 1973 में। गोलकनाथ केस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन से ईयर में आया है। क्वेश्चन नंबर 15 इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर। तो आपने ये बताने हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक हैं ये क्या हैं, जस्टिशिएबल हैं, नॉन जस्टिशिएबल हैं, या फिर कुछ प्रोविजंस जस्टिशिएबल हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। वेल डीपीएसपी की बात करें तो ये आपके नॉन जस्टिशिएबल हैं। जो जस्टिशिएबल हैं वह आपके क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स। इन केस अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है, हनन होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, रिट डाल सकते हैं। तो क्या है, आपको सरकार को आपके फंडामेंटल राइट्स आपको देने पड़ेंगे। नॉन जस्टिशिएबल का है कि जिसमें सरकार इसकी जवाबदेही नहीं है। तो अगर आप डालते भी हैं कोई केस कि हाँ कि ये चीज़ नहीं हो रही डीपीएसपी के तहत, तो वह क्या होगा, उसमें सरकार कुछ करे ना करे, ये क्या है, आपके नॉन जस्टिशिएबल है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16। Who made this statement that directive principles of state policy are like bank check whose payment is done by bank at his own will? तो ये किसने बोली थी स्टेटमेंट? तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज केटी शाह ने ये चीज़ बोली थी। क्वेश्चन नंबर 17 इज यूनिकोड इज मैंशनड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आपने क्या बताना है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आर्टिकल नंबर 44। तो ये 44 से क्या पता चलता है कि ये डीपीएसपी में है आपके, जो कि आर्टिकल आते हैं आपके 36 से 51 के बीच में, और पार्ट किसमें, 4 में। डीपीएसपी है, इसकी क्लासिफिकेशन की गई है 3 कैटेगरीज में। एक है आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, एक है आपके गांधीयन प्रिंसिपल्स, एक है आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है वह किसमें आता है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में। वेल अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमारे बहुत सारे रिलीजन हैं, और जैसे हिंदू के अपने लॉज हैं, मुस्लिम के अपने लॉज हैं, लेकिन गवर्नमेंट की नज़र में ये नहीं माने जाते। तो ये क्या है कि हमारी कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो है आपकी गोवा। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गोवा है जहाँ पे आपका क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा क्या है, आपका डीपीएसपी है। वेल अगर हम फर्स्ट की पहले हम डी ऑप्शन की बात करें तो अनटचेबिलिटी इन्फोर्समेंट, ये है आपका फंडामेंटल राइट। सी की बात करें तो द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्सन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ ऑफ प्लेस, तो यह भी आपका है फंडामेंटल राइट। बी की बात करें द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो यह भी आपका फंडामेंटल राइट है। ए की अगर हम बात करें द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट द इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, तो यह आपका क्या है, डीपीएसपी। तो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा ये आपका डीपीएसपी है। लेकिन जो आपकी ये जो बी, सी और डी हैं ये क्या है, आपके फंडामेंटल राइट्स। इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14, ये था आर्टिकल 15, और अनटचेबिलिटी आपका आर्टिकल 17 में था। क्वेश्चन नंबर 19 इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
तो आपने क्या बताना है कि किसके अंदर भारतीय संविधान में के निम्नलिखित भागों में से एक के न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान किया गया है। तो वह किसमें है आपका? प्रियम्बल की हम लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं हमने। फंडामेंटल राइट्स में भी हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। जो अगर हम 7th शेड्यूल की बात करें तो इसमें तो ये चीज़ नहीं है। तो इसका आंसर क्या है आपका? DPSP में ये चीज़ के बारे में लिखा गया है। तो ये जो आपका सेपरेशन ऑफ द ये जो है ये आपका कौन से आर्टिकल में आता है? ये आपका आता है आर्टिकल नंबर 50 में, ठीक है। और जो 51 में था उसमें क्या था आपका? टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। Question number 20 is, if the directive principle of state policy would have not been enforced by government, where can be citizens go? तो फिर सिटीजन्स का अगर यदि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया तो नागरिक कहाँ जा सकते हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपके DPSP हैं ये क्या हैं? आपके नॉन जस्टिशिएबल हैं। और इसके लिए तो मैंने कहा था कि अगर वो नॉन जस्टिशिएबल हैं तो इसका आंसर क्या रहेगा? नन ऑफ दिस। अगर यहाँ पे बात होती फंडामेंटल राइट्स की तो फिर हम कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन DPSP में क्या रहेगा? नन ऑफ दिस रहेगा, क्योंकि ये आपके क्या है? नॉन जस्टिशिएबल हैं। Question number 21 is, which directive principle has the direct impact of the moral philosophy of महात्मा गांधी? तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि DPSP में हमारे पास इसको 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। एक आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल हैं, एक आपके गांधीयन प्रिंसिपल हैं, एक आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल हैं। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर C, बैन ऑन काउ स्लॉटर। तो ये आपका किस में रहेगा? गांधीयन प्रिंसिपल में। और ये आपका कौन से आर्टिकल में आएगा? ये आपका आएगा आर्टिकल नंबर 48 में। Question number 22 is, which of the article ensure that directive principle of state policy cannot be enforced by any court? कौन सा अनुच्छेद यह बताता है आपका कि जो राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत हैं इसको किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर C, दैट इज आर्टिकल 37 में ये चीज़ें दी गई हैं, क्योंकि ये मैंने बताया था आपको क्या है? नॉन जस्टिशिएबल हैं। और कौन से पार्ट में है? ये आपके पार्ट 4 में है। आर्टिकल 36 से 51 के बीच में इनके बारे में लिखा गया है, DPSP के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 इज, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स विद द DPSP? तो ये तो अब आपको याद ही हो गया होगा। तो ये पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 3 में क्या थे आपके? फंडामेंटल राइट्स। पार्ट नंबर 1 में क्या था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और पार्ट नंबर 2 में क्या था हम पढ़ चुके हैं, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। Question number 24 is, which of the following are listed as directive principles of state policy? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। आपने ये बताना है कि इनमें से कौन से आपके क्या हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में आते हैं। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फ्रीडम इन इकोनॉमिक फील्ड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, ये आपका DPSP में नहीं आता। रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये आपका ठीक है। टू इंश्योर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड फैसिलिटीज़ ऑफ लेजर फॉर ऑल वर्कर्स, ये भी आपका DPSP में आता है। 4th वन इज़ टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो यह भी आपका DPSP में आता है। और ये बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है कौन से आर्टिकल में आता है, ये आपका आर्टिकल 48A में। आपका 2nd, 3rd और जो 4th है ये आपका DPSP में आता है। तो इसका क्या आंसर रहेगा आपका? इसका और रहेगा आपका ऑप्शन नंबर B, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। DPSP को आपको याद करना पड़ेगा, यह आपको डेली देखना पड़ेगा, तभी आपको आप इन्हें मेमोराइज कर सकते हैं। अगर इन सब के ऊपर ट्रिक बनाना डिफ़िकल्ट है तो आपको क्या, कुछ के ऊपर मैं आपको ट्रिक्स दे दूंगी बट सबके ऊपर ट्रिक बनाना डिफ़िकल्ट रहेगा और आप उन्हें याद भी नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 25 इज, for the election commission at the district level who act as the district returning officer? कौन डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर एक्ट करता है जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्शंस होते हैं? तो वह आपका होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एक्ट एज ए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। राइट टू वोट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 326, और ये आपका क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है।
एक मैंने आपको बताया था कौन सी अमेंडमेंट थी जिसमें आपकी जो एज थी 21 से 18 ईयर्स कर दी थी वोटिंग एज। और ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कौन सी अमेंडमेंट थी। ये बहुत बार पेपर में पूछी गई है। ये वाला आर्टिकल आपको याद रखना है और ये आपको याद रखना है। अब हम कल वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आपसे पूछे थे। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि जो फंडामेंटल राइट्स है इन्हें कौन सस्पेंड करता है, तो इसका आंसर क्या था आपका पार्लियामेंट। सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था कि पार्ट 3 में क्या आता है, तो आपका आता है फंडामेंटल राइट्स। थर्ड पूछा था मैंने कि जो आरटीआई है इसे कब इनेक्ट किया गया था, तो इसको आपका आंसर रहेगा आपका ये 15 जून 2005 में। और ये फोर्स कब में आया था, मतलब इसे कब लागू किया गया था, तो ये आपको लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 में और पास किया गया था 15 जून 2005 में। तो ये आप याद रखना। आज के आपके क्वेश्चंस हैं। अ रिट इशूड बाय जुडिशरी इंक्वायरिंग अपॉन द एग्जीक्यूटिव टू डू व्हाट इट शुड हैव डन विद इन इट्स स्टिपुलेटेड पावर इज कॉल्ड। Question number 2 is who can restrict the fundamental rights of the citizens? Question number 3 is under what article of the Constitution can an individual move to the Supreme Court directly in case of any violation of fundamental rights? So well, thank you so much for watching this session. कल हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के जो क्वेश्चंस रह गए हैं वह करेंगे और साथ ही साथ क्या स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़।